नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पे आपका। पिछले वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं मैंने बनाया था जो 9 दिसंबर 2017 में पटवारी का जो परीक्षा हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो 9 बजे सुबह वाला हुआ था उसका 20 क्वेश्चन मैंने पूरे आपको लाइव एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा के वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर पे करके बना के दिखाया आपको। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है और इस वीडियो को भी बनाने का मेरा सेम ही उद्देश्य है। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि नए वो आपके अलग से कहीं से डिजाइन करके नए क्वेश्चन ला के देगा। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइव एग्जांपल आप इन सब क्वेश्चन में देख सकते हैं ऑलरेडी। मैं आगे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो खुद ही को पता चल जाएगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मात्र उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग करके नहीं देख पा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं बार बार भूल रहा है, तो उन सबको अच्छे से उनके दिमाग में ये चीज़ें स्टोर करना ही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला ही क्वेश्चन है, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। पहली चीज़, HTML का बहुत सारे पेपर में फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। अब इसका निर्माण मतलब इस चीज़ का जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो आपके लिए ऑप्शन है वेब सर्वर, वेब पेज, वर्ड डॉक्यूमेंट या डाटाबेस। बताइए, नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो इस्तेमाल है वेब पेज जो बनाने के लिए किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। वेब पेज क्या होता है आपको पता है? पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह एक वेब भाषा होती है, वेब पेज बनाने की भाषा होती है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज जैसे कि अपन आप क्रोम में कुछ भी खोलते हैं तो जो वेबसाइट के पेजेस रहते हैं कि पहला पेज हो गया, फिर अपन उसके अंदर भी घुसते जाते हैं, फिर उसके अंदर भी घुसते चले जाते हैं, तो वो जो पेज होता है ना उसी को वेब पेज बोलते हैं। मतलब इंटरनेट पर उपस्थित ऐसा कोई वेबसाइट का पेज को ही वेब पेज बोला जाता है। जैसे मान लो अपन विकीपीडिया यहाँ पे खोल लेते हैं, सॉरी पीवी ही खोल लेते हैं अपना, ये अपन यहाँ पे घुस गए। ये जो आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा है ना, ये वेब का ही एक पेज है, लेकिन आप इसमें सर्वर के माध्यम से उनके वहाँ पे आप पहुँच पा रहे हैं। उनका डाटा इकट्ठा है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वहाँ की चीज़ें आप रिक्वेस्ट करके इन चीज़ों को अपने सिस्टम पर ही देख पा रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको जो है लाइव एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बने रहिए। अगर पूरा वीडियो आप 20 क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आप कभी दोबारा नहीं भूलेंगे अपने जीवन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि क्या कहलाता है? प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? अपना जो भी नेटवर्क है, जैसा मैं अभी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो ये अपना प्राइवेट ही है, और कॉलेज का हो गया, नासा का हो गया, इसरो का हो गया, सबका अपना अपना प्राइवेट नेटवर्क रहता है ताकि लोग उसमें आक्रमण ना कर सकें और उनकी जो जानकारी है दूसरे किसी के साथ शेयर ना की जा सके, जो कोई चुरा ना सके जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो उस चीज़ के लिए किस क्रियाविधि का इस्तेमाल किया जाता है ये पूछ रहा है। एंटीवायरस, फायरवॉल, सर्च इंजन या फिर साइबर क्राइम? बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है फायरवॉल है। फायरवॉल, FIRWALL। वाल मतलब क्या होता है? वाल माने होता है दीवार, दीवार मतलब रोकने वाली दीवार। जो भी चीज़ें उधर से आ रही हैं उसको छान के, मतलब आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर अगर जो भी डाटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आपको बढ़िया से सब कुछ चेक करके आपके सिस्टम में आने देता है। मतलब ये चेक करता है कि कोई हैकिंग वगैरह ना कर सके आपके सिस्टम का। सरल शब्दों में समझिए। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस ये जो गलत वायरस होते हैं जो कि आपके सिस्टम में आ जाते हैं उनको देखने के लिए बनाया गया होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो इसको एंटीवायरस बोलते हैं। सर्च इंजन आपको पता है, क्रोम वगैरह जो भी आपको किसी दूसरे के वेबसाइट या कहीं भी किसी वेब पेज पे जाने के लिए आपको अनुमति देते हैं या फिर उनका लिंक देते हैं, उसको सर्च इंजन बोलते हैं अपन। साइबर क्राइम बताने की चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप सब इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो छोटी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आपको उन चीज़ों को बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आपको, मेरे को लगता है कि आपको नहीं आते होंगे। ज़्यादा टाइम क्योंकि हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, मुझे पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? पहली चीज़ वर्कबुक अपन किसको बोलते हैं?
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अंतर्गत जो वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंतर्गत जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्कबुक। जो पेज रहता है जिस पे आप लिखते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू। अभी आप वेट करिए, पहले ऑप्शन पढ़िए, फिर आप बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक पेज को सेलेक्ट करें। क्या इसके थ्रू आप 3 प्रतियों को प्रिंट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन था ये। दूसरा ऑप्शन है मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 को टाइप करें। 3 टाइप करें, ये न्यूमेरिकल की है, इसको 3 को टाइप करें, उसके बाद आप क्या प्रिंट कर सकते हैं 3 प्रतियों को। थर्ड ऑप्शन है Ctrl+P+3 दबाएं। या आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये सभी माध्यमों से आप ये प्रिंट कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में। देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपना दिमाग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहीं भी मिल जाएगा। प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट में बॉक्स में 3 टाइप करेंगे, तब आपके जाके 3 प्रतियाँ निकलेंगी। सीधा ये हो गया सरल तरीका। करके देख लेते हैं अपन कैसे हो रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये। पहले मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है ये। सेम चीज़ है, बताने की जरूर, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे कि मान लो ये हो गया आपका वर्ड का ये वर्कशीट है। ये जो वाइट कलर का जो है ना ये पेज, इसको बोलते हैं अपन वर्कशीट, वर्कबुक, सॉरी वर्कशीट जो होता है एक्सेल पे होता है, वर्कबुक बोलते हैं अपन इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब हम इसको जो है प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, Ctrl+P इसका शॉर्टकट की भी होती है, आप Ctrl+P दबा के भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आप जब प्रिंट करेंगे तो किस तरह से आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कॉपीज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप डालेंगे 3, फिर आप यहाँ पे कर देंगे इंटर। जब इसमें प्रिंटर रहेगा तो आपका प्रिंट इसका जो निकलेगा वो 3 कॉपी निकलेगा। ये कहने का मतलब उसका क्वेश्चन का सीधा सा सरल शब्दों में ये था। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे आप देखें और इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को भी समझें, क्योंकि एक एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसमें से, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप वीडियो में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी प्रिंट से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू, देखिए प्रिंट से ही क्वेश्चन पूछा है ना, आगे बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती, मतलब कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहता है प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत जब आप जाते हैं। पहला ऑप्शन है जूम, क्या जूम नहीं रहता वहाँ पे। प्रीव्यू, क्या प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं होता है, या पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होता है, या पैराग्राफ का ऑप्शन नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं होता है वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? बताइए, मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको, ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिए और बताइए मेरे को आंसर। मैं बताता हूँ आपका इसका जो ऑप्शन है पैराग्राफ, पैराग्राफ इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए मैं आपको अभी दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन गए, आप देखिए यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, जूम हो रहा है, जूम प्लस हो गया, जूम माइनस हो गया, ये इस तरह से। तो पहले ही जैसा ऑप्शन दिया हुआ है जूम, पेज सेटअप, प्रीव्यू। जूम तो दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे होता है पेज सेटअप, देख रहे हैं। अब ये जो है प्रीव्यू ही है ये ऑलरेडी। से मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं सब कुछ, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज नहीं कर सकते। इस पर आप क्लिक करके सोचना चाहें कि पैराग्राफ इसमें जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया, जो हमारे पुराने ज़माने में CD होते थे, टेप रिकॉर्डर वाला जो कैसेट होती थी, समझ रहे हैं, मैग्नेटिक टेप वाली, और CD DVD, उसके अंतर्गत जो है अपन डाटा डाल रहे हैं। अपन जैसे अपन किसी के पास कुछ भी भेजते हैं, म्यूजिक भेज देते हैं, क्या बोल रहे हैं अपन, मेमोरी के अंतर्गत डाल देते हैं। लेकिन जब उस ज़माने में रहते थे CD वगैरह, तो उसमें अपन तो डाटा तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर नहीं सकते थे। उस पर अंदर क्या किया जाता था इनमें से, वो बताइए आप। क्वेश्चन रीडिंग बोला जाता था, कंट्रोलिंग बोला जाता था, राइटिंग बोला जाता था, साइड शेकिंग, हैंड शेकिंग बोला जाता था। बताइए इनमें से। मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्वेश्चन ये बन गया होगा। इसको बोलते थे राइटिंग। जो अपन CD में डाटा डाल रहे हैं, तो जो जिस प्रोसेस के थ्रू उसमें CD में डाटा डाला जाता था उसको राइटिंग बोलते हैं। मतलब अपन उसमें डाटा को लिख रहे हैं। जब उसको CD को अपन DVD प्लेयर में लगा के
डीवीडी को, अपन डाटा को रीड करके टीवी पे दिखाते थे उन चीज़ों को, वीडियो को, तो उसको बोला जाता है रीडिंग। ये है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गए होंगे मेरे को लगता है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, परंतु जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बनाया गया है जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ किताब पढ़े हैं और किताब में भी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो बताइए इसका कितने फंक्शन की मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, 0, 8, 11, 12। फंक्शन की मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है कीबोर्ड अपना। अब इसमें F2, F3, F4, F5, F6 यहाँ से लेके आपकी F12 तक की टोटल की रहती है। मतलब 12 फंक्शन की होती हैं जिनका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे वर्ड पे जाके अपन F1 से हेल्प विंडो खोलते हैं, फाइल में अगर कहीं पे जाते हैं तो F2 से रीनेम हो जाता है, F5 से रिफ्रेश हो जाता है। इस तरह से F11 का प्रयोग करके अपन इसको जो है, जो अपना पीछे बैकग्राउंड में जो भी है, इसको फुल साइज में फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। मैं जो एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। मैक एड्रेस, MAC एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन है आपके 24, 36, 48, 42। मैं आपको मैक का फुल फॉर्म बता देता हूँ। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका जो ऑप्शन है 48, ये सही आंसर है। देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, 48 बिट का होता है। यह यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक डिवाइस को दिया जाता है नेटवर्क इंटरफेस को, जिससे कि संचार हो सके। मतलब समझ में आपको शायद नहीं समझ में होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैक एड्रेस जैसे IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस तो आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा और समझते भी हैं उस चीज़ को। इंटरनेट से अपन किसी भी डायरेक्ट अपन मोबाइल में सिम लगाया है और आप नेट का यूज कर रहे हैं, तो जो डाटा आ रहा है ऊपर से, मतलब जहाँ से भी से डाटा सेंटर से आपके पास जो मोबाइल में डाटा जो रिक्वेस्ट आप भेजे हैं, तो जो उस एड्रेस, जो आपके पास एड्रेस है, मोबाइल का एड्रेस है, तो IP एड्रेस के थ्रू होता है। परंतु मान लीजिए आपके पास जो है क्या है, अपन ने ये एक राउटर लगा के रखा है जो वाईफाई वाला होता है। मान लीजिए कहीं पे आप पब्लिक प्लेस में गए हैं, वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, आप वहाँ पर मोबाइल को अपने कनेक्ट करते हैं मान लीजिए वाईफाई से, और आप डाटा को अब सर्च करके अपने मोबाइल में मंगा रहे हैं कुछ भी डाटा। ये आपका मान लो मोबाइल है, यहाँ पर वाईफाई है, ये मान लो ये सोर्स है अपना, जहाँ पे मेन मान लो यूट्यूब का अपना सेंटर है। वहाँ से आपको आप डाटा पहले इसमें भेज रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट करेंगे। ये क्या है, आपका वाईफाई है, मान लो वाईफाई का नेटवर्क है, तो ये मांग रहा है यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो जो अगर आप डायरेक्ट इससे मंगाते हैं तो ये IP एड्रेस के थ्रू आ जाएगा, समझ रहे हैं। परंतु जब आप वाईफाई या किसी दूसरे नेटवर्क के थ्रू मंगा रहे हैं, तो जो यहाँ से इसके साथ और भी बहुत सारे मोबाइल जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपका मोबाइल नहीं है, तो जो यहाँ से यहाँ तक इसके पास इंफॉर्मेशन आने के बाद जो इसके पास आ रही है ना, वो मैक एड्रेस के थ्रू आ रही है। तो मैक एड्रेस आपके छोटे ये इसके जो पॉइंट है, आपका वाईफाई है, वहाँ से यहाँ तक भेजने का डाटा काम करता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए IP एड्रेस काम करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। कुकीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ, सब कुछ अच्छे से दिखा के लाइव प्रूफ के साथ। नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो देखिए आपका, और इसको मैं अभी बताता हूँ आपको क्या है। कुकीज, ट्रांजिएंट कुकीज किसको बोला जाता है? सेशन कुकीज को ही ट्रांजिएंट कुकीज बोला जाता है। सेशन कुकीज बोले तो तत्कालिक कुकीज, जो अभी हम कुछ भी अपन का कंप्यूटर ऑन है, अपन कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डाटा तुरंत फाइल कुकीज जो आपके टेम्परेरीली जो सेव हो जाती हैं आपके, मैं बता ही देता हूँ आपको अच्छे से। अपन जैसे मान लो आप क्रोम पे कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका जो रहती हैं कुकीज, ये देखिए कुकीज, ये जो सेव होकर रखती है ना ऑलरेडी जो काम कर रहे होते हैं, तो ये रिसेंट कुकीज है। रिसेंट, ये जैसे अभी google.com मैंने खोला है, इसी को बोलते हैं अपन ट्रांजिएंट कुकीज, ठीक है, इसे या सेशन कुकीज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको और ज़्यादा विस्तार में आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्य और इकाइयों बिट्स की लंबा शामिल होता है, मतलब जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो भाषा है, जिसको कंप्यूटर वो समझता है, मूल भाषा जो कंप्यूटर की है, वो क्या है?
मशीन लैंग्वेज, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा मशीन लैंग्वेज बोलते हैं अपन 0 1 को, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। मशीनी भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है जिसमें 0 और 1 का समग्र रूप से इस्तेमाल होता है। सूचनाओं को समझने के लिए कंप्यूटर मशीनी भाषा का ही प्रयोग करता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल में इसको आप बोलेंगे कि समझाया नहीं, इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ है नहीं। 0 और 1, 0 होता है मतलब जैसे ऑन ऑफ आप समझते हैं, उसी सिद्धांत पे पूरा अपना कंप्यूटर काम करता है। सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ऑन ऑफ का जो सिस्टम है उसी पे पूरा प्रोग्रामिंग इसका बेस्ड है, 0 1 0 1 0 1 पे। लेकिन अपन उसको समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज ये बनाई गई हैं आपको, ताकि इंसान समझ सके। अपन 0 1 0 1 कंप्यूटर समझ रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाएंगे, तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज विकसित की गई है ताकि इंसान समझ सके अच्छे से, और उसको अपन फिर जो भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी मदद से अपन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ लेता है। समझ रहे हैं? इस तरह से आगे बढ़िए। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है, क्या कहलाता है, ऐसे बोल सकते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट के में डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? पहली चीज़ याद रखिए, MS एक्सेल में वर्कशीट लिखा हुआ है। वर्ड में क्या लिखा था? वर्ड में क्या लिखा था देख लेते हैं। अभी क्या लिखा था, भूल गया हूँ मैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पहले, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। वर्कबुक, अपन उसको बोलते हैं वर्कबुक, और जो इसमें लिखा है वो इसको क्या बोलते हैं अपन एक्सेल में? वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करा करिए। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, मैं अभी बना रहा हूँ तो बस देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो समझ में आ रहा है उसको बता रहा हूँ। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आएगी। चित्रात्मक निरूपण क्या है? MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है, मुझे पता है, और वीडियो भी लंबी ज़्यादा नहीं बनानी है अभी। अगले वीडियो में मैं उम्मीद करूँगा कि और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। ठीक है। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? चार्ट है, वर्डशीट है, क्लिप आर्ट है, या उपरोक्त सभी हैं? MS एक्सेल खोल के देखते हैं क्या है भाई। MS एक्सेल के अंतर्गत चित्रात्मक निरूपण अपन इंसर्ट होम टैब में नहीं कर सकते, इंसर्ट टैब में अपन जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आप, ये चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट, अपन यहाँ से कुछ भी चीज़ उठा के यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि ये मान लो। ठीक है, ये जो चार्ट है ना अपना, इसी को बोलते हैं चित्रात्मक निरूपण। यहाँ पे अपन कुछ भी डाटा लिखेंगे ना, यहाँ पे, सॉरी, इसको मतलब मैथमेटिक लिखा होता है ऐसे, इस तरह से और भी बहुत सारे इसमें जब आप डालेंगे तो उसका जो है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो आपको देगा। ये होता है आपका। तो ये जो चित्र के फॉर्मेट में आ रहा है, पाई चार्ट अपन बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो एक्सेल के अंतर्गत होती हैं, तो ये आपका इसके अंतर्गत आती हैं। समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न में से क्या होता है? पता है आपको, डेफिनेटली पता होगा, बहुत सी छोटी सी क्वेश्चन है। ये डॉक्स होता है, DOCX, डॉट लगा के DOCX। TXT किस लिए होता है? टेक्स्ट के लिए होता है। टेक्स्ट बोले तो दिखाते हैं आपको टेक्स्ट क्या होता है। नोटपैड यहाँ पे होता है एक, इसमें अपन कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट मतलब शब्द लिखते हैं। ये इनको जब अपन आप सेव करेंगे ना, तो ये जो एक्सटेंशन बन के आएगा वो टेक्स्ट TXT लिख के आता है ये। तो इसका जो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम है TXT। वर्ड का, सॉरी, नोटपैड पे जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उनका एक्सटेंशन है TXT। और डॉक्यूमेंट में जो आप यहाँ पे बनाते हैं वर्डशीट पे, इसको जब आप सेव करेंगे तो ये आपका DOCX बन के आएगा। लाइव में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से, मतलब कहना क्या चाहता हूँ आपको। जैसे कि अपन कुछ भी जो चीज़ें हैं अपन सेव करके रखा हुआ है, तो ये वर्ड का फाइल है। अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है DOCX, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो डॉक्यूमेंट का जो होता है DOCX होता है, और जो एक्सेल की फाइल होती है इसका क्या होता है, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका होता है XLSX। ठीक है,
इन चीज़ों को याद रखिए, ये बहुत सारे रिपीट होने वाले, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको ध्यान रखिए। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैन क्या है? लैन का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ आपको, सॉरी लैन का फुल फॉर्म ही पूछा है, बच्चा जानता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का, एक WAN होता है, इसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल तब किया जाता है जो छोटे लेवल पे अपन काम करते हैं, जैसे छोटा तुम्हारा मान लो ये लाइब्रेरी हो गई या फिर रूम हो गया, इसमें इस्तेमाल करने के लिए एक वाईफाई जो अपन लगवाते हैं उसको बोल सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क है। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मान लो, या पूरा भोपाल को कवर करना है, या पूरा जबलपुर को कवर करना है, इस हिसाब से जो पूरे, या गवर्नमेंट के कोई बहुत सारे ऑफिस हैं एक जगह पे, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए वैन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है। वैन मतलब वाइड मतलब बड़ा, लोकल मतलब छोटा, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसको बताइए कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन गलत है, ये इस तरह से नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, ये 2 की पावर 10 बाइट है, इस तरह से पढ़िए आप, 2 की पावर 10 बाइट, 2 के पावर 20 बाइट, या फिर 2 के पावर 30 बाइट, या फिर 2 के पावर 40 बाइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? इसका जो ऑप्शन है ये C नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों है बताता हूँ आपको क्यों है। 2 के पावर जो 10 बाइट है, ये इसको बोलते हैं 1 KB। 1 KB जब होता है ना, इसको बोलते हैं 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 बाइट का मतलब कितना हो गया? आप समझ सकते हैं कितना हो गया होगा। इसको 1 KB को जो होता है ना 210 बाइट होता है, नहीं 2 के पावर 10 बाइट, 2 पावर 10। इसको 2 के पावर 20 को क्या बोलते हैं अपन? मेगाबाइट। मेगाबाइट मतलब 1 MB। 1 MB में 2 की पावर 20 बाइट होते हैं, इतने ज़्यादा। 2 की पावर 20 बाइट में मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 1 मिलियन भी बोलते हैं उसको, 1 मिलियन। और जो ये जो है 2 की पावर 30 बाइट, इन चीज़ों को याद रखिए कि मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी की यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो इन चीज़ों को आप रट मारिए, जैसा भी करिए, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। पहले ज़माना था जब पूछता था कि एक निबल कितना होता था, 4 बिट होता था, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ये छोटी चीज़ें हैं। 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। 2 की पावर 10 को जब आप करेंगे तो ये 1024 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। 1 MB बराबर आपका हो गया 2 की पावर 20, मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है। C ऑप्शन जो है ये आपका GB का है। 2 की पावर 30 बाइट बराबर जो होता है 1 GB होता है, ये देख रहे हैं। 2 की पावर 30 बाइट बराबर 1 GB, और 2 की पावर 30 जो है ना उसी को बोलते हैं 1 बिलियन। तो बिलियन भी याद रखिए, इसको तो याद रख सकते हैं, MB से मिलियन मान लीजिए। अब बिलियन कैसे? 230 जो उसके 210, 220, 230, 240 ऐसे याद रखना है। KB, MB, GB, TB, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। एक्सेल में QTR2, QTR3 निम्न का उदाहरण है, कैसे बताएंगे आप? क्या है ये? फार्मूला है, फंक्शन है, सीरीज है, एक सिंटेक्स है एक प्रकार का, क्या है? आंसर आपको दिख ही रहा है। ये जो होता है ये सीरीज होता है, ठीक है। QTR1, 2, 3 इस तरह से जो होता है सीरीज का उदाहरण है। इसको आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं अपन। ये होता है क्या, इसको भी याद रखिए। पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था Ctrl+Z अंडू, ये अभी जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ना ये सब वापस चली जाएंगी। देखो ये होता है रीडू, Ctrl+Y, ऐसे करेंगे अपन वाई वापस, ये जो हटाए थे जो चीज़ें आप हटा दिए हैं वो चीज़ें वापस आ रही हैं। ऐसे करेंगे तो ऐसे ये वापस चली जाएंगी, फिर से हट जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, ये सीरीज अपन पढ़ रहे थे। तो जो सीरीज है ना, ये इसमें लिखिए 1। अब यहाँ का पकड़ के इसको कर दीजिए नीचे, ये देखिए 1 से आ गया ना, ये पूरा है सीरीज। ये देखिए फिल सीरीज का ऑप्शन है आपको, इन्हीं को बोलते हैं अपन सीरीज।
यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिक आ गया आपका 1 से लेकर 8 तक। इसको आप आधे एक्सटेंस करेंगे तो बढ़ता जाएगा, आप उसमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर ही है जिसके अंतर्गत आप इन सब चीज़ों को छोटे छोटे करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग करेंगे, सीखते जाएंगे। एक ही वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की मैंने आपको शायद बताया बहुत सारी अभी, फिर भी इसको देखते हैं। कुंजी डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कट करने के लिए उपयुक्त होती है। कट करने के लिए, कट मतलब एक होता है कट, एक होता है कॉपी, एक होता है पेस्ट, समझ रहे हैं। कंट्रोल C से आप सब जानते हैं, कंट्रोल C से कॉपी होता है। अगर नहीं जानते तो याद रखिए कंट्रोल C से COPY, इससे याद रखिए कि कंट्रोल से ये जो C वाला है इससे होता है कंट्रोल कॉपी। कंट्रोल V से होता है पेस्ट। कंट्रोल N से न्यू मतलब नया कोई फाइल आपको ओपन करनी है, आपने वर्ड खोल रखा है या एक्सेल खोल रखा है, कुछ भी, जैसे यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, तो इसको अपन कंट्रोल N दबाएंगे ना तो ये नया फाइल खुल जाएगा। ये देखो नया फाइल आ गया। अब मैं इसको काट दे रहा हूँ, कंट्रोल N नहीं समझ रहे होंगे, कीबोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोल फिर N, ये दोनों को जब आप दबाएंगे कॉम्बिनेशन में तो नई फाइल खुल जाएगी। इसी की जिस चीज़ पे आप रहेंगे उसकी नई फाइल खुलेगी। तो कंट्रोल N न्यू के लिए होता है। क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें आपको पूछा है, क्या पूछा है इसने, कौन सी की कट करने के लिए पूछा है। अगली बार हो सकता है कॉपी के लिए पूछ दे, कुछ भी के लिए पूछ सकता है। कंट्रोल X से होता है कट मतलब किसी चीज़ को वहाँ से हटाना। देखो आपको वर्ड पे ले जाकर दिखाता हूँ। ये कट मतलब इसको अपन ने ऐसे करा, और कंट्रोल X, ये मैंने कंट्रोल X दबाया, ये चला गया यहाँ से। कंट्रोल V किया, वापस आ गया। दोनों में अंतर समझिए। अगर अपन ने इसको इतना ही सेलेक्ट करते हैं ऐसे, और इसको करते कंट्रोल C, और फिर यहाँ से नीचे जाके ऐसे करते कंट्रोल V, तो आता, समझ गए। लेकिन अगर इसको करेंगे यहाँ से कंट्रोल X मतलब कट, तो वहाँ से वो गायब हो गया, वो चला गया वहाँ से। यहाँ पे था ना जो लिखा हुआ पूरा, वो चला गया। यहाँ से अगर फिर से वापस करेंगे ना कंट्रोल V, तो ये पुनः वापस आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये जो होता है मैंने बताया आपको अंडू और रीडू करने का, ये अंडू करने के लिए, ये रीडू करने के लिए। पिछले बार जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये सिंबल देके पूछा था कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए है। अगली बार इसके शॉर्टकट की पूछेगा। कंट्रोल Z से होता है अंडू, कंट्रोल Y से होता है रीडू, ठीक। कंट्रोल X से होता है कट, कंट्रोल V से होता है पेस्ट, कंट्रोल C से होता है कॉपी। इतनी मैंने शॉर्टकट की बताई है। हर कुछ करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लोग याद करवाते हैं, किताब में आप पढ़ के कैसे याद कर सकते हैं बताइए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नहीं कि मतलब डिफरेंस क्या निकल रहा है, तब तक आप इन सब चीज़ों को आदमी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा डिटेल में पढ़िए। अगर पढ़ रहे हैं तो भागिए मत वैसे बस दौड़े जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। अगर करके देखेंगे, मैं जैसा दिखा रहा हूँ मेरे वीडियो में, जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ एक्सप्लेन करके, तो इसको आप समझे रहेंगे, फील किए रहेंगे ना, तो ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में जाके हेल्प करेगा, क्लिक करेगा। और वहाँ पे आप 1 साल क्या भूलेंगे ही नहीं, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आपको पास कंप्यूटर मिलेगा तो आप उसमें करके दिखा देंगे कि इस तरह से किया था उसने, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। ASCII इसको बोलते हैं आस्की। ये आस्की नहीं है, आस्की एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करती है। कितने कैरेक्टर प्रदान करती है बताइए। ऑप्शन है 128, 357, 1024, 2024। इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है 128 है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, इसके अंतर्गत टोटल कितने की होती हैं। की मतलब कितने बटन होते हैं। तो टोटल बटन होते हैं 104। अब उन जो 104 बटन हैं, इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं व्याख्या। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह एक कोडिंग सिस्टम है जो कि 128 कैरेक्टर का उपयोग करती है। समझिए ध्यान से। तो जो 104 अपन के कीबोर्ड में बटन है ना, उनके लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताया पहले ऑलरेडी कि जो कंप्यूटर होता है 0101 ही समझता है, लेकिन हम जब कंप्यूटर पे बटन दबाते हैं तो W दबा दिए, कभी A दबा दिए, कभी B दबा दिए, कभी C दबा दिए, लेकिन वहाँ पे जो उसके पास जो जा रहा है ना डाटा, यहाँ से अपन A दबा रहे हैं लेकिन उसके पास 001, 002, 101 इस प्रकार से उसका फॉर्मेट जा रहा है।
तो उसको जो है, अब ये जो आस्की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट, इन्होंने अलग से इसको क्या किया, कोड किया इसको, मतलब ताकि हर जो अलग अलग जो कंपनियां हैं जितनी भी हैं वो अलग अलग ना बना दें, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कुछ भी करने का। तो उसको एक सूचीबद्ध तरीके से करके 128 कैरेक्टर के रूप में अलग अलग डिफाइन किया है, तो उसको बोलते हैं आस्की कोड। समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में किसको निर्दिष्ट लोकेशन पर सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में इस पर क्लिक करके और सिलेक्ट करना होगा। क्लिक और सिलेक्ट करना होगा, पहले क्लिक करना होगा फिर सिलेक्ट करना होगा। बताइए, कहने का मतलब ये है, देखिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये वर्ड से पूछे गए हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इस तरह की चीज़ें सब आती हैं। तो अगर आप थ्योरी सेक्शन पूरा पढ़ के जा रहे हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, दुनियादारी से नहीं पूछेगा क्वेश्चन आएगा तो आपको बना ही लेंगे, लेकिन जो वर्ड सीखना पड़ेगा आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके लाइव, एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, इस चीज़ की गारंटी मान लो आप। तो इसको आप ध्यान से सुनो। वर्ड डॉक्यूमेंट को निर्दिष्ट लोकेशन पर सेव करने के लिए अपना यह वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको मैं चाहता हूँ सेव करना। समझ रहे हैं आप, सेव बोले, सेव तो समझती हैं। तो सेव का जो ऑप्शन रहता है ये फाइल टाइप के अंतर्गत रहता है, इसको जानिए। Ctrl+S से भी अपन कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की किसी भी चीज़ को सेव करना है, डायरेक्ट सेव करना है तो Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल टाइप के अंदर। याद रखिए, ये फाइल है, ये होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, इन सब का अलग अलग है। इन सब के अंतर्गत ये जो अलग अलग इसके क्लिपबोर्ड हैं, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हैं, जो भी है ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसके लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+D, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। धीरे धीरे चीज़ें सीखे जाती हैं, हर बार रिपीट करूँगा तो याद हो जाएगा आपको। तो फाइल टाइप के अंदर अपन जाते हैं तो सेव एज करते हैं। अब देखिए, निर्दिष्ट लोकेशन बोला है उसने कि निर्दिष्ट लोकेशन एक जगह पे कहाँ, अपनी इच्छा अनुसार जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव करना है। तो उसके लिए आप किस टाइप का किसका उपयोग करेंगे, सेव करेंगे, ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, सेव एज करेंगे। न्यू मैंने बताया Ctrl+N से न्यू होता है, सेव Ctrl+S से होता है। ओपन करेंगे, कोई नई फाइल ओपन करनी है तो ओपन से तो होगा नहीं, आप तो पढ़ ही सकते हैं। सेव से तो सीधे सेव हो जाएगा, न्यू से नया फाइल आएगा। सेव एज से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, निर्दिष्ट लोकेशन पे। ये देखिए, सेव एज अपन ने किया तो ये आपका फाइल आ गया दिस PC। ब्राउज करके आप कहाँ जाना चाहते हैं, वन ड्राइव जो आपकी पर्सनल ड्राइव रहती है वहाँ पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप मतलब जो पूरा सामने ये जो स्क्रीन दिखती है ना आपको, ये पूरा यहाँ से जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ से सेव करना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन जो मिलेगा सेव एज के अंदर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारा मैंने शॉर्टकट की आपको बताया है। वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखिए नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, और नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, भागिए मत। अगर आप रटेंगे तो नहीं याद होगा। मैं जितना डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके समझिए कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब आपको डेफिनेटली याद होगा। अगर वैसे ही रटेंगे किताब में Ctrl+X से ये होता है, Ctrl+I से होता है, एग्जाम में बैठे पता चला प्रेशर आया, बनते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा साथ में। तो अगर आपको स्मार्ट बनना है, समझना है चीज़ों को, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे से समझना चाहिए मेरी वीडियो को, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, ज़्यादा बातें हो गई शायद, चलिए ठीक है, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Ctrl+R, कंट्रोल सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। Ctrl+R, Ctrl+I, हालांकि ये मेरे को लगता है Ctrl+I नहीं है, Ctrl+L में है, ठीक है। Ctrl+U, Ctrl+E, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर है Ctrl+E होगा, क्योंकि Ctrl+R से होता है राइट अलाइनमेंट, Ctrl+L से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+U से होता है अंडरलाइनिंग, और Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता क्या है अगर नहीं पता है तो देखिए, मैं इसको ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इतना जगह इधर छूटा हुआ है। कोई भी मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं और लिख देते हैं कुछ भी, फिर भी यहाँ पे जाएगा ना ये, जैसे कि ये
ये अपना शब्द यहाँ पे जो जगह हो गया ना, ये इतना खाली हो गया, तो इसको अलाइनमेंट करने के लिए ये आपके होम टैब के अंतर्गत ये जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पूछेगा आपसे अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट जो मेनू है ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे कर पाएंगे, नहीं देखे रहेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा अलाइनमेंट क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, मेरा मानना है बुक से नहीं हो पाएगा। ये कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि बुक से आप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए ये होता है आपका, देखिए इस पर छोड़ रहा हूँ मैं, अलाइन लेफ्ट अलाइनमेंट। ये देखिए ये जो जितनी भी लाइन है, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस तरह से जितनी भी लाइन है, ये लेफ्ट में किसी जगह छूटा है क्या, जैसे इधर छूट गया इतना, इधर छूट गया इतना, यहाँ पे कहीं छूटा है, नहीं छूटा है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑलरेडी रहता है। अगर अपन इसको करेंगे, ये देखिए कंट्रोल, मैंने बताया आपको शॉर्टकट की, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट, देखिए इसको सब हो गया, जितना इधर जगह छूटा है उतना इधर जगह छूटा है, जितना इधर जगह छूटा है जितना इधर जगह छूटा है, जितना इधर है जितना इधर ही है, ये तो सेंटर अलाइनमेंट होता है। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल E, ये आपका हो गया कंट्रोल लेफ्ट देख लेते हैं क्या लिख रहा है, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट इधर से आ गया। अगर इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई बोले तो किधर भी नहीं छोड़ना है हमको, यहाँ पे जगह जैसे छूट रहा था, जैसे देखते हैं यहाँ पे इतना जगह आ रहा है, लेकिन इस लाइन को हम चाहते हैं कि यहाँ तक बढ़िया से भर के आए प्रॉपर, तो अपन इसको जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई ये बहुत सारी बुक्स में रहते हैं, देखते हैं दूर दूर कहीं लिखा हुआ है, कहीं पास पास लिखा हुआ रहता है, तो इस तरह से इसको जस्टिफाई बोलते हैं। कंट्रोल J इसका शॉर्टकट कीजिए, कंट्रोल J जस्टिफाई करने के लिए, ये अलाइनमेंट टैब है आपका, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। चलिए आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने, अलाइनेंस, हाँ ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं, डिलीट कुंजी बोले तो बताता हूँ आपको, डिलीट करते हैं तब फाइल में चली जाती है, तब फाइल कहाँ चली जाती है, कहने का मतलब ये है, अपन किसी को डिलीट कर दिए, कोई फाइल है अपने पास, वो डिलीट कर देते हैं। रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है मोबाइल में, आप जब वहाँ पे फ़ोटो देखते होंगे तो आपको पता होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। माई कंप्यूटर ऑप्शन दिया है, डाउनलोड दिया है, रिसाइकल बिन नेटवर्क, इसका जो रिसाइकल बिन है ये सही ऑप्शन है, मुझे लगता है सबको पता है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है, कब से बोल रहा हूँ, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, अलग अलग चीज़ें, प्रेजेंटेशन, PPT। तो सीट जहाँ बोल दिया ना, सीट देखिए ये क्या है, सीट लिखा है, सीट देख रहे हैं, ये वाला माउस जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, सीट 1, यहाँ पे सीट 2, इस तरह से सीट 3 आप खोल सकते हैं, इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इस तरह से राइट क्लिक करके। तो जो पहले विंडोज़ 7 जो होता है, नहीं सॉरी, ये जो एक्सेल का 2007 वाला जो वर्जन होता था, उसमें पहले 3 फाइल ऑटोमेटिक खुली आते थे, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये ऑप्शन खुले होते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है पेपर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जो विंडोज़ 11, ये सॉरी एक्सेल का 11 वर्जन जो है, इसमें नहीं है ऑफिस विंडोज़ ऑफिस जो 11 वर्जन है 2011 वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। स्प्रेडशीट का निर्माण करने के लिए फॉर्मेट के लिए बता दिया मैंने आपको, ये इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन सही ऑप्शन है। एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन मतलब इस तरह से, यहाँ पे आप न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं इस तरह से। इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको हर टॉपिक पे बना दूंगा, पहले आप बताइए वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है, लाइक कमेंट शेयर करके बताइए, फिर उसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे। जो भी होता है उस चीज़ को कमेंट करिए कि मैं क्या चाहते हैं आप किस चीज़ का वीडियो देखना। मैंने यही पटवारी का पहले पूरा ख़त्म करेंगे मैंने सोचा है, उसके बाद अपन जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप बोलेंगे उस पर मैं वीडियो डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा पूरा डिटेल में। जिस तरह से मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया, मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक यूट्यूब पे बताया है, इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च कर रहा था इस तरह से पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं भी सब बस पढ़ाया जा रहे हैं, बस बोल रहे हैं ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, हमें कुछ याद हुआ ही नहीं। याद हो भी गया मान लो उस समय तो बस आधे घंटे 1 घंटे 2 दिन 4 दिन एग्ज़ाम आने तक तो सब कुछ हो गया ख़त्म। इन सब के आप आंसर मिलाना चाहें तो यहाँ पे आंसर शीट मैंने अटैच कर दिए, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, और तब तक अब जो भी है आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, 1 नंबर, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। पढ़ना ज़रूरी है, अगर पटवारी आपको निकालना है तो पढ़िए, दम से पढ़िए, बार बार ऑप्शन नहीं मिलेगा।
और वीडियो में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए और जो गलतियाँ हैं उनको बताइए ताकि मैं अगली बार उनको सुधार सकूँ। लेकिन मैं वीडियो आपके पूरी पटवारी की कंप्यूटर की सारी बनाने के लिए मैंने सोच रखा है, तो मैं उसको लाऊंगा ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।